बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 इंजाइम्स। तो इंजाइम सबसे पहले होते क्या हैं? इंजाइम एक प्रोटीन्स हैं, फिर ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बूस्ट अप करते हैं, स्पीड अप करते हैं, ठीक है। और ख़ुद ये उस रिएक्शन में यूज़ भी नहीं होते। प्रोटीन विच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन विद आउट इट्स यूज अप इज़ कॉल्ड इंजाइम्स। तो जो इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। बायोकेमिकल जो रिएक्शन होते हैं किसी इंसान की बॉडी के अंदर या किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर, विद आउट इट्स यूज अप, तो ये खुद उस रिएक्शन में इस्तेमाल भी नहीं होते। कि फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन हो रहा है, ये इंजाइम है, इसके साथ अटैच होगा एक आगे कोई चीज़ सबस्ट्रेट, तो फिर यहाँ पे बनेगा एक कम्प्लेक्स ई एस, फिर ई एस से बनेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो हो जाएगा, लेकिन जो एंजाइम है ये अलग निकल जाएगा, ये नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट के लिए निकल जाएगा। तो ये होता है पूरा इसका मैकेनिज्म काम करने का। देन जो है ना, एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। तो बहुत जो है ना ज़रूरी रोल प्ले करते हैं लाइफ में। इट इज़ दैट सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है विच इज़ नॉट यूज्ड अप इन बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये वो सब्सटेंस है जो बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होते। यानी रिएक्शन तो होता है उसमें ये हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ये खुद यूज़ नहीं होते। तो ये एसेंशियल है ताकि लाइफ का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो चलती रहे। इंजाइम्स के बगैर जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होंगे, प्रोसीड वेरी स्लो। प्रॉपर जो स्पीड है रिएक्शंस की उसके लिए ये, और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है कि एंजाइम प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, तभी जो है वो रिएक्शन की स्पीड प्रॉपर होगी और रिएक्शन प्रॉपर चलेंगे। नेक्स्ट आप जो एंजाइम की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं इंजाइमोलॉजी। के जो बंदे स्टडी करते हैं या जो जिस ब्रांच में इसकी स्टडी की जाती है उसको कहते हैं इंजाइमोलॉजी। तो इंजाइमोलॉजी जो वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम इन विच वी स्टडी इंजाइम्स, या दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड इंजाइमोलॉजी। अब जनरल जो प्रोसेस है जिनमें एंजाइम्स की हमें हेल्प होती है, डाइजेशन है, यानी निज़ाम हज़मा, ब्रेक डाउन, रेस्पिरेशन, फिर ये जो ब्रेक डाउन होती है लार्ज मॉलिक्यूल की, ठीक है, और हम एनर्जी हासिल करते हैं। फिर एक्सक्रीशन जिसमें हम जो है ना जिस्म से एक्स्ट्रा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट फ्रॉम बॉडी, फिर डिपेंड अपॉन इंजाइम्स, और ये सब जो है ना इंजाइम्स पे डिपेंड करते हैं, ये जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं। उसके बाद पहली बात यह है कि जो एंजाइम है वो पर्टिकुलर होते हैं हर केमिकल रिएक्शंस के लिए। हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक जो है ना सबस्ट्रेट के लिए एक प्रॉपर इंजाइम होता है, एक अलग इंजाइम होता है, या उसे जो है ना उसके जिसके साथ वो बॉन्ड बनाता है उसे रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट कहते हैं। अब सबस्ट्रेट होता क्या है? सबस्ट्रेट इज़ दैट सब्सटेंस ऑन विच इंजाइम्स एक्ट। तो सबस्ट्रेट वो जो है ना सब्सटेंस है जो एंजाइम एक्ट करता है, जो एंजाइम के साथ एक्ट करता है, जिसके साथ एंजाइम बॉन्ड बनाता है। तो ये एंजाइम है और ये इसके साथ फिर एक सबस्ट्रेट अटैच होगा, ठीक है। ये यानी दो चीज़ें आपस में मिलकर रिएक्शन करती हैं और फिर प्रोडक्ट बनता है और फिर एंड पे एंजाइम अलग हो जाता है। तो ये फिर दूसरी चीज़ होती है ना, ये होती है सबस्ट्रेट, कि एक एंजाइम है तो दूसरी सबस्ट्रेट है उसके साथ एक रिएक्शन में। फिर आता है देयर इज़ अ लॉक एंड की रिलेशनशिप। तो इन दोनों के दरमियान जो है ना एक लॉक एंड की रिलेशनशिप है सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के भी। तो क्या होता है कि वो जैसे एक ख़ास ताले के लिए एक ख़ास चाबी होती है, इसी तरह जो है ना एक ख़ास चाबी के लिए, एक ख़ास ताले के लिए ख़ास चाबी होती है। इसी तरह एंजाइम्स का बिल्कुल रिएक्शन है कि एंजाइम भी एक ही होता है एक सबस्ट्रेट के लिए, कि स्पेसिफिक एंजाइम होता है। जैसे एक चाबी एक ही होती है, इसी तरह जो है ना एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। एंजाइम नेवर बिकम द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो एंजाइम्स प्रोडक्ट का पार्ट बिल्कुल नहीं बनेगा, वो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन में इसका फिर बनेगा कम्प्लेक्स, ठीक है। फिर जो है ना एंड पे यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा और साथ में जो अलग होगा वो होगा एंजाइम्स। कि एंजाइम्स खुद ना वो यूज़ होगा ना कुछ, वो सिर्फ जो है ना एज अ कैटालिस्ट काम करेगा, अपनी असली हालत में ही रहेगा। तो सिर्फ क्या उसने प्रोडक्ट बनाना है और ख़ुद को अलग कर लेना है। तो ये सारा एंजाइम का प्रोसेस है। कॉमनली द सुफिक्स ऑफ द एंजाइम इज़ एज। तो एंजाइम्स के जो एंड पे आएगा वो हमेशा एज होगा, जैसे प्रोटेज, माल्टेज, सक्रेज, ये नाम में नीचे लिखे हुए। सक्रेज जो सक्रोज को करता है ब्रेक डाउन, माल्टोज जो माल्टेज जो माल्टोज को, लाइपेज जो लिपिड को
कैटालेज जो कैटालिस्ट को, ठीक है, जो है ना कुछ चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है। माइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स को, इसी तरह जो है ना वो ऑर्जिनेज और पेप्सिन प्रोटीन को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, तो ये सारे जो है ना इंजाइम्स होते हैं। तो इसके एंड पे जो है ना एज आता है। इन फ्यू केस इन इज़ आल्सो एंडिंग इंजाइम, कुछ केसेस में जो है ना इन भी आता है, जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और रेप्सिन है, तो इन केसेस में इन भी आता है। तो ये इसकी जो है ना इसके नाम से ज़ाहिर हो जाता है कि ये इंजाइम है, कि एंड पे अगर एज होगा या इन होगा तो ये उसकी निशानी है। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, होता है ये बना हुआ किस चीज़ का होता है, ये सारी हैं प्रोटीन्स ही, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ग्लोब गोल यानी ग्लोब। अब नेक्स्ट है कुछ को फैक्टर्स होते हैं। को फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ जो है ना वो अटैच होते हैं। होते हैं इनमें क्या है, कुछ जो है ना मेटालिक है, मैग्नीशियम है, फेरिक है, कॉपर है और जिंक है, ठीक है। तो ये जो है ना अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, ये जैसे को फैक्टर है, तो ये यहाँ पे देखें अटैच हो गया और ये सबस्ट्रेट है जो ये आके यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये सबस्ट्रेट लगा है, ये को फैक्टर है। तो ये जो है ना कुछ को फैक्टर होते हैं जो आर को फैक्टर एंड को आर नेसेसरी फॉर कैटलिस्ट एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ये हेल्प करते हैं, जो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं को फैक्टर्स जो हैं। अब को फैक्टर्स में आते क्या है, मैग्नीशियम है, फेरिक है, कॉपर है और जिंक है, ठीक है। एक्ट एज को फैक्टर्स, तो ये जो है ना एक्ट करते हैं एज अ को फैक्टर, बट दीज आर इनऑर्गेनिक आयंस एंड टर्म एज एक्टिवेटर्स, तो ये जो है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो है ना ये एक्टिवेटर में टर्न हो रही हैं। नेक्स्ट है को इंजाइम, नेक्स्ट है को इंजाइम्स, तो को फैक्टर के बाद को इंजाइम्स। अब को इंजाइम जो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, को फैक्टर क्या थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, ठीक है, इनऑर्गेनिक आयंस थे। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें क्या होता है, विटामिन हैं जैसे NAD है, फिर बायोटीन है, विच आल्सो एसेंशियल फॉर रिएक्शंस, ये भी रिएक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब ये जो को इंजाइम्स होते हैं ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं इंजाइम्स के साथ। को इंजाइम सिचुएशन इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो इनको जो है ना वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, कि ये टाइटली बॉन्डेड इंजाइम्स होते हैं। जब ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं तो उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। देन आता है इनएक्टिव प्रोटीन्स एंड पोर्शन ऑफ इंजाइम्स के, इंजाइम्स का जो इनएक्टिव पार्ट होता है, एक होता है एक्टिव इन साइड जहाँ पे जो है इंजाइम जाके सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, एक होता है इनएक्टिव प्रोटीन। द रिमेनिंग प्रोटीन पोर्शन आफ्टर रिमूवल ऑफ को फैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नोन एज एपो एंजाइम्स। तो अब इनएक्टिव प्रोटीन या पोर्शन ऑफ जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं सॉरी, द रिमेनिंग पोर्शन प्रोटीन पोर्शन आफ्टर रिमूवल ऑफ को फैक्टर, तो जब ये को फैक्टर रिमूव हो जाएगा, जो पार्ट बचता है उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको नाम कहा जाता है एपो एंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और एपो एंजाइम में अक्सर डिफरेंस आता है, या एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में, ठीक है। अब इनएक्टिव जो है ना वो एपो एंजाइम है, तो एक्टिव जो कम्प्लेक्स है, इंजाइम्स प्लस को फैक्टर बिकम द एक्टिव कम्प्लेक्स विच इज टर्म्ड एज होलो इंजाइम्स। अब जो इंजाइम्स और उसका को फैक्टर के साथ एक एक्टिव कम्प्लेक्स बनता है उसको कहते हैं होलो एंजाइम्स, ठीक है। कि इनएक्टिव जो था उसको कहते हैं कि जो रिमूवल के बाद इनएक्टिव जो प्रोटीन्स बची हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको कहेंगे एपो एंजाइम्स। फिर एक्टिव कम्प्लेक्स जो है ना वो जब इंजाइम्स और को फैक्टर आपस में एक्टिव कम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसको कहेंगे आप होलो इंजाइम्स। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट क्या होती है, तो एक्टिव साइट वो जगह है इंजाइम्स की जिस पे आके सबस्ट्रेट जो है कैटालिस्ट के दौरान अटैच होता है, बॉन्ड होता है। द साइट एट विच द सबस्ट्रेट ऑफ एन इंजाइम इज बॉन्ड ड्यूरिंग कैटालाइसिस, तो कैटालाइसिस के दौरान वो पार्ट जिस पे आके सबस्ट्रेट बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एक्टिव साइट। वंस बॉन्ड द सबस्ट्रेट रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, तो जब वो बॉन्ड होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये था जो इंजाइम्स, तो इसमें यहाँ पे जो ये थी इसकी एक्टिव साइड और यहाँ पे आके मिलाया लगा है सबस्ट्रेट, तो अब ये कम्प्लेक्स बन गया, तो फिर जाके आगे यहाँ पे बनेगा एक प्रोडक्ट प्लस इंजाइम जो है वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, विच आर देन रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, और फिर वो प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगा और इंजाइम अलग हो जाएगा। स्पेसिफिक इंजाइम्स एंड स्पेसिफिक साइट्स,
तो स्पेसिफिक एंजाइम्स की स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, किसी भी जो है ना ख़ास मकसद के लिए, ख़ास जो पर्पज़ है उसके लिए ख़ास एंजाइम होगा और उसके साथ एक ख़ास सबस्ट्रेट ही अटैच होगा। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेसिफिक साइट। तो स्पेसिफिक जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक साइट पे प्रोड्यूस होते हैं, ख़ास एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जिस तरह रिक्वायर चाहिए होता है कि द एंजाइम्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में फाउंड होगा। इसी तरह राइबोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट के है दोज एंजाइम्स विच इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस रिस्पेक्टिवली। तो क्या होता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए आपको एंजाइम चाहिए वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और राइबोसोम्स और जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमें प्रोटीन सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है ना वो अहम रोल अदा करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये सारे एंजाइम्स उस लिहाज से पाए जाते हैं। देन अब जो है सबको उसने जो है ना वो ऐसे ही डिफ़ाइन किया है कि जो होलो एंजाइम है वो कंप्लीट एंजाइम होता है, को फैक्टर जो होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है किसी एंजाइम्स का, एपो एंजाइम जो है ना प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड प्रोटीन एपो एंजाइम। इनऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक वो हैं जिनमें मेटल्स वगैरह होती हैं, जैसे मैग्नीशियम है, फेरिक है। जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कोवेलेंटली बॉन्ड होता है, टाइटली बॉन्ड ये नहीं होता है एंजाइम्स के साथ, और को एंजाइम्स वो हैं जो लूजली अटैच होते हैं बॉन्ड जो एंजाइम्स के साथ, उनको कहते हैं को एंजाइम। अब कैटालिस्ट होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच ए chemical reaction is enhanced by a biocatalyst or enzyme without its own movement in the product। तो कैटालिसिस ये हो गया कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट वो होती है वो चीज़ जो साथ में ऐड करके, जैसे हम जो है ना वो मोस्टली लोग इधर क्या मसला है कि दाल जो है लोबिया की वो कहते हैं कि गल नहीं रही, ठीक है, तो उसमें वो सोडा डाल देते हैं, चाइनीज़ नमक या चाइनीज़ सोडा। तो वो सोडे का क्या काम होता है, वो एज अ कैटालिस्ट जो है ना वो काम करता है। तो ये होता है कैटालिस्ट का फंक्शन कि उसको डाल के उस पर रिएक्शन को तेज़ किया जाता है ताकि वो जल्दी से काम हो जाए। तो कैटालाइसिस क्या होगा? कैटालाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो तेज़ किया जाता है। ए केमिकल रिएक्शन इन्हांस्ड बाय अ बायो कैटालिस्ट। एक बायो कैटालिस्ट या एंजाइम विदाउट इट ऑन मूवमेंट इन द प्रोडक्ट, इसकी अपनी प्रोडक्ट के बगैर, ठीक है। जिस तरह वही बात कही यानी कि एंजाइम जो है ना वो यूज़ नहीं होता इस पूरे प्रोसेस में, वो सिर्फ प्रोडक्ट में चेंज करता है सबस्ट्रेट को और खुद अलग हो जाता है अपनी असली हालत में ही, ताकि नेक्स्ट रिएक्शन में काम आए। अब ये होगा कैटालाइसिस। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? द मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स ऑन विच एन एंजाइम्स एक्सर्ट इट्स कैटालिटिक एक्शन। तो ये फिर हो गया जो है ना वो एंजाइम, ये हो गया सबस्ट्रेट कि इस पे एंजाइम जो है ना वो काम कर रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूल है ऑन विच एन एंजाइम एक्सर्ट इट्स कैटालिटिक रिएक्शन, जिस पे एंजाइम जो है ना वो कैटालिटिक रिएक्शन कर रहा है। ये हो गया अब एंजाइम का कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है ना पूरा एक कैटालाइसिस हो रही है और यहाँ पे आके प्रोडक्ट बन गए और प्लस एंजाइम। तो अब प्रोडक्ट द फॉर्मेशन अकर बाय द केमिकल रिएक्शन एज अ रिजल्ट और कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसके रिएक्शन, इसके जो है ना वो जो चीज़ बनेगी इस फॉर्मेशन के नतीजे में उसको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो फिर जो है ना ये आपको प्रोडक्ट मिला और साथ में इसके आपके एंजाइम्स। अब एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? कुछ चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन को एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं एंजाइम्स को, जैसे इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिवेटर। जैसे मैग्नीशियम में फेरिक है, जिंक है और कॉपर है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस रिएक्शन को एक्टिवेट कर रही हैं, किसी भी रिएक्शन को एंजाइम के साथ। इट इज सब्सटेंस विच मेक अनदर सब्सटेंस ले एक्टिव। तो ये दूसरे सब्सटेंस को भी एक्टिव बनाते हैं, तो इनको कहते हैं एक्टिवेटर। ब्रीफ अबाउट को फैक्टर एंड को एंजाइम्स। तो अब फिर को फैक्टर और को एंजाइम्स क्या हैं? तो द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एन एंजाइम्स दैट इज नेसेसरी फॉर कैटालिटिक कैविटी एक्टिविटी विच मे बी मेटल और कोएंजाइम्स। तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है किसी भी एंजाइम्स का। ये जो को फैक्टर होते हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी हैं, इनको कहते हैं को फैक्टर। जैसे कि ये नीचे मैग्नीशियम है, फेरिक है, जिंक है, ठीक है।
तो इनको आप एक्टिवेटर्स भी हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हैं, को एंजाइम्स भी हैं। तो एक्टिवेटर्स हो गए वो जो एक्टिवेट करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप वो हो गए जो है लूजली अटैच होते हैं विद जो है वो एंजाइम, और को एंजाइम हो गए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होते हैं जो टाइटली बॉन्ड होते हैं विद एंजाइम्स, और जो को एंजाइम है वो लूजली अटैच होते हैं विद एंजाइम। नेक्स्ट है को फैक्टर प्ले रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। तो जो को फैक्टर होते हैं वो एक ब्रिज क्या रोल जो है अदा करते हैं, वो सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी हैं, यूज एज उन्हें किया जाता है को फैक्टर, जो मैग्नीशियम, फेरिक और जिंक है। द डिटैचेबल को फैक्टर इज़ कॉल्ड एज एन एक्टिवेटर। तो जो डिटैचेबल होते हैं, जो अलग हो जाते हैं, उनको कहते हैं को फैक्टर एक्टिवेटर इफ़ इट इज़ एन इनऑर्गेनिक कॉइन। तो अगर वो इनऑर्गेनिक होगा और डिटैचेबल होगा तो वो फिर को फैक्टर कहलाएगा। अब को एंजाइम्स क्या होता है? को एंजाइम्स भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें विटामिन दैट एक्ट एज एन एंजाइम्स को फैक्टर। अब को एंजाइम भी एक जो है ना वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें जिस तरह विटामिन हैं, विटामिन कभी कभी जो है ना को फैक्टर या को एंजाइम रिएक्ट करते हैं। अब जो को एंजाइम्स हैं उनमें है NADP, ठीक है, बायोटीन, को एंजाइम, एसिटाइल। तो ये सारे जो है ना वो एज अ को एंजाइम काम करते हैं। को का मतलब साथ, और जो है ना मिलजुल के को एंजाइम के साथ। को एंजाइम फंक्शन एज इंटरमीडिएट देयर कैरियर मालिक्यूल। तो ये इंटरमीडिएट कैरियर मालिक्यूल होता है विच ट्रांसफ़र और रिमूव फंक्शन ग्रुप। इसका मेन जो मकसद होता है वो ये फंक्शन ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है या रिमूव करता है एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स को। व्हेन को एंजाइम्स इज टाइटली बॉन्ड टू एंजाइम। तो जब वो टाइटली बॉन्ड होगा तब होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जब लूजली होगा तब वो होगा को एंजाइम, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के जब वो टाइटली बॉन्ड है प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है, और जब लूजली रहेंगे तो तब वो सेकेंडरी सबस्ट्रेट या कोएंजाइम काम करेगा। अब एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या डिफरेंस है? The inactive protein portion of an enzyme that remain when the prosthetic group or cofactor has been removed। तो वो चीज़, वो इनएक्टिव प्रोटीन का वो पार्ट किसी एंजाइम्स का वो प्रोटीन वाला पोर्शन जो अटैच रहे, जो बाकी रहे जब प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ना या को फैक्टर रिमूव किए जाए, तो उसको कहते हैं एपो एंजाइम। ये एक इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है कि द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एन एंजाइम आफ्टर रिमूवल ऑफ को फैक्टर ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। के जो चीज़ बाकी रह गई है, बेशक आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर दिया, जो चीज़ इनएक्टिव पोर्शन रह गया है उसके साथ अटैच, जो काम भी नहीं कर रहा लेकिन साथ में अटैच है, उसको कहते हैं एपो एंजाइम। तो दूसरा है होलो एंजाइम। द एक्टिव कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स है विच हैज़ एंजाइम्स प्लस को फैक्टर, जो एंजाइम्स प्लस को फैक्टर है कि ये फॉर एग्जांपल एंजाइम है तो यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे आके कुछ अटैच होता है तो उसको कहेंगे होलो एंजाइम्स, क्योंकि वो एक्टिव जो पोर्शन है वो है एक्टिव कॉम्प्लेक्स है, ये को फैक्टर है। तो इन अदर वर्ड सच एंजाइम्स एंड को फैक्टर इज होलो एंजाइम, दस ओपो एंजाइम में भी एक्टिव बाय एडिशन ऑफ को फैक्टर। तो ओपो एंजाइम्स को ही जो है ना वो आप एक्टिव कर सकते हैं जिसमें जो है वो को फैक्टर एडिशन करके। तो ये डिफरेंट है एपो और होलो में। क्या एपो जो होता है ना वो इनएक्टिव प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम्स का जो अटैच रिमेन रहता है, और जो होलो एंजाइम है वो एक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है जो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है। साइट्स ऑफ एंजाइम्स आप, तो एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। आल्सो फाउंड नियर द साइट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ जो प्रोडक्शन हो रही होती है फोटोसिंथेसिस वाली जगह, आप राइबोसोम्स के करीब माइटोकॉन्ड्रिया में। दे आर आल्सो टाइटली बॉन्डेड टू सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी सेल की ऑर्गेनेल्स के साथ जो है ना वो टाइटली बॉन्ड ही होते हैं। अब कुछ जो वो ऊपर हमने पढ़ा भी है कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलेंगे, जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व मिलेंगे, और जो प्रोटीन सिंथेसिस वाले एंजाइम्स हैं वो आपको राइबोसोम्स में मिलेंगे। ऑल एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन सेल, सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। सम एंजाइम्स स्पीड अप, कुछ जो है वो स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को इनसाइड द ऑन सेल, वाइल सम आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड इट्स सेल बट प्ले इट्स रोल आउटसाइड द सेल। तो प्ले कुछ रोल जो है ना आउटसाइड द सेल प्ले करते हैं इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, उसके लिए ख़ास इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऑन दिस बेसिस एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू एंडो एंजाइम एंड एक्सो एंजाइम्स। अब क्या होता है कि
इंजाइम्स भी एक प्रॉपर जो है ना वो टेम्परेचर पे काम करते हैं, और जिस टेम्परेचर पर सही काम करते हैं उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये भी इनकी जो है ना वो एक खासियत है कि ये जो है ना, और उसके बाद अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तब डीनेचर हो जाते हैं, और कम हो जाए तो बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, काम करना ही छोड़ जाते हैं। अब जो कंसेप्ट के लिए एक्सो एंजाइम्स और एंडो एंजाइम्स को देख लेते हैं। तो एक्सो का मतलब होता है आउट, ठीक है। इंजाइम्स विच कम आउट ऑफ द सेल एंड कैटालाइज द यूजफुल रिएक्शन इन देयर इन्वायरमेंट आर नोन एज एक्सो एंजाइम्स। तो कुछ ऐसे इंजाइम्स हैं जो अपने सेल से बाहर आ जाते हैं और कैटालाइज करते हैं यूजफुल रिएक्शन में, ताकि उन अपने इन्वायरमेंट में, इसको कहते हैं एक्सो जो है एंजाइम। एक्सो का मतलब होता है आउट, बाहर। अब पेप्सिन जो है ना वो सिक्रीट करता है चीफ सेल्स एंड वर्क इन स्टोमिक इन्वायरमेंट। तो पेप्सिन जो है ना वो प्रोटीन को डाइजेशन करता है और ये स्टोमिक में हेल्प करता है, और सेल जो इसे रिलीज सिक्रीट करता है तो ये फिर स्टोमिक में चला जाता है और वहाँ पे काम करता है। दूसरे नंबर पे आता है जी एंडो एंजाइम। अब एंडो का मतलब होता है इनसाइड एंजाइम्स विच आर फाउंड विद इन ए सेल एंड आल्सो एक्ट विद इन द सेम सेल इज कॉल्ड एंडो एंजाइम। ये सेल के अंदर ही बनता है, प्रोड्यूस होता है और वहीं पे ही काम करता है, इसको कहते हैं एंडो एंजाइम। तो ये डिफरेंट है एक्सो और एंडो में। क्या एक्सो बाहर सेक्रेट किया जाता है और ताकि जो है ना वो एक खास रिएक्शन को कैटालाइज करके, जबकि जो एंडो है वो सेल के अंदर ही रिलीज़ किया जाता है ताकि वही जो है ना सेल के अंदर ही ये अपना काम करे, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करे। नेक्स्ट है जी इंजाइम्स लाइक पेप्सिन आर नॉट प्रोड्यूस इन सच फॉर्म। तो आई एम सॉरी, कुछ ऐसे इंजाइम्स हैं जो अपनी असली हालत में तब आते हैं जब ज़रूरत होती है या कुछ चेंजेस की वजह से आ जाते हैं। जैसे अब वो पेप्सिन जो है वो इस फॉर्म में नहीं प्रोड्यूस होता, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिनोजिन। तो इसको इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है जिसको पेप्सिनोजिन कहते हैं, और ये बाद में इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड प्रो एंजाइम्स। तो इनएक्टिव को प्रो एंजाइम कहते हैं। अब होता क्या है, दिस प्रो एंजाइम इज चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म बाय HCl। तो पहले ये मौजूद होता है जो एंजाइम पेप्सिन है, ये इस फॉर्म में पेप्सिनोजिन की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है, स्टोमिक में पड़ा होता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है। जैसे ही रिएक्शन जो है ना वो आप फूड खाते हो, HCl आपका स्टोमिक जो है वो सेक्रीट करता है, तो ये HCl इस पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कर देता है चेंज। ये आप देखें, ये पेप्सिनोजिन था, इसमें HCl आया और ये पेप्सिन में अब एक्टिव एंजाइम में चेंज हो गया। पहले प्रो एंजाइम था और प्रो से जो है ना HCl की हेल्प से एक्टिव एंजाइम यानी एंजाइम पेप्सिन में चेंज हो गया। तो ये पूरा होता है प्रोसेस। अब कुछ एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले तो एंजाइम जो है ना वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं बेसिकली। दूसरा है स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, स्पीड अप करते हैं, इन्हांस करते हैं द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप, खुद यूज़ भी नहीं होते। नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट पे कोई जो है ना ये इफेक्ट नहीं करते। व्हेन द रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट चेंज इनटू प्रोडक्ट द एंजाइम डज नॉट इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द एंड प्रोडक्ट। तो एंड प्रोडक्ट की बिल्कुल ये नेचर को चेंज नहीं करते एंजाइम। उसके बाद माइन्यूट अमाउंट, वेरी माइन्यूट अमाउंट इज़ वेरी मच इफेक्टिव फॉर रिएक्शन। तो थोड़ी सी अमाउंट जो है ना वो एक रिएक्शन को तेज़ करने के लिए ज़रूर जो वो है काफ़ी है, ठीक है। एंजाइम्स कितनी अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं। फिर स्पेसिफिक इन एक्शन, कि स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एंजाइम ही जो एक्ट करता है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। एक जो है ना जैसे जो रेस्पिरेशन वाला एंजाइम होगा वो अलग होगा, फोटोसिंथेसिस वाला अलग होगा, इसी तरह जो है ना ये सारे एक स्पेशल एंजाइम है। फिर सेंसिटिव टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर के लिहाज से बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऑल एंजाइम्स परफॉर्म इट्स फंक्शन एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो एक खास टेम्परेचर जिस पे ये फंक्शन करते हैं बॉडी में उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी का 37 है, तो ये इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 पे, ये जो है वो अच्छे से काम करते हैं। फिर ये pH में भी सेंसिटिव होते हैं, कुछ जो होते हैं एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। अब जो पेप्सिन है वो एक्टिव HCl की वजह से होता है। डिफरेंट एंजाइम प्रॉपरली वर्क एट डिफरेंट ऑप्टिमम pH। तो पेप्सिन जो वर्क करता है वो 2 pH पे काम करता है, देखें, क्योंकि एसिडिक है, HCl इसे एक्टिव करता है। और इसी तरह कैटालेज जो है वो बेस पे काम कर रहा है, देखें 7.60 pH है उसकी, कि 7 के बाद जो है ना वो बेस शुरू हो जाते हैं। सेंसिटिव टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन के साथ भी बड़ा इनका तल्लक है कि सबस्ट्रेट कितनी जो है ना कंसनट्रेशन में पड़े हुए हैं उसके हिसाब से ये भी रिएक्ट करते हैं। अप टू सर्टेन लिमिट द रेट ऑफ एंजाइम्स रिएक्शंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। तो
कभी कभी जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे एंजाइम्स भी तेज़ी से रिएक्शन करते जाएंगे। तो ये सबस्ट्रेट की जो कंसनट्रेशन है वो भी मैटर करती है। यानी ज़्यादा चीनी डालते जो तो ज़्यादा मीठा होता जाएगा पानी, यानी एंजाइम तैयार है। रिक्वायरमेंट ऑफ को फैक्टर क्या होता है? को फैक्टर आर असेंशियल फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस। तो को फैक्टर प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होता है। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, इंजाइम जो होते हैं वो लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शंस के। किसी रिएक्शन के लिए फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए था या बहुत ज़्यादा एनर्जी लगनी थी, तो इंजाइम आके उसको जल्दी जो है ना वो कम्प्लेक्स बना के उसको ईजी कर देंगे, उसको कम जो है वो एनर्जी से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इंजाइम्स लार्जर देन सबस्ट्रेट। अब कुछ इंजाइम्स ऐसे होते हैं वो जो सबस्ट्रेट से ही लार्जर हैं। मोस्ट इंजाइम्स आर लार्जर देन सबस्ट्रेट। ज़्यादातर जो इंजाइम्स हैं वो सबस्ट्रेट से लार्जर हैं। जैसे कि सम इंजाइम्स आर पोटेंशियली डैमेजिंग इफ़ दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन देयर एक्टिव फॉर्म। तो कुछ इंजाइम्स ऐसे हैं जो अगर उनको एक्टिव फॉर्म में जो है ना वो किया जाए, रिलीज़ हों, सेक्रीट हों, तो वो चीज़ों को ख़त्म कर दें, वो उनको जो है डाइजेस्ट कर दें स्टोमिक हुई। तो इसलिए जो है ना वो पेप्सिन जो है जब वो सेक्रीट किया जाता है तो वो पेप्सिनोजिन की फॉर्म में सेक्रीट किया जाता है, क्योंकि ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है ताकि स्टोमिक को कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो ये बाद में जो है ना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके पेप्सिनोजिन HCl कन्वर्ट करता है। इसको हमने ऊपर पढ़ा है कि पेप्सिनोजिन को एक्टिव करता है, उसमें HCl डालें तो पेप्सिन फिर जो है ना उस वक्त यानी ज़रूरत के वक्त करता है जब आपने प्रोटीन इस चीज़ को खाई हो। तो ये जो होता है ना पूरा प्रोसेस। अब नेक्स्ट है मैकेनिज़्म क्या है इसका, कैसे ये एंजाइम जो है ना वो सबस्ट्रेट के साथ बनाता है। तो एक जो थी मॉडल दिया था जी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ठीक है, मैकेनिज़्म जो है ना एंजाइम्स एक्शन का ये दिया था किंगफिशर ने। ठीक है, इसमें अब क्या होता है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, दे हैव पर्टिकुलर शेप। तो एंजाइम एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जिसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, जैसे ये है, एक देखें पूरी उसकी शेप है। 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स गिव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं और 3 डायमेंशनल होती हैं, तो ये इसको एक खूबसूरत जो है ना शेप देती हैं और स्पेसिफिक शेप देती हैं। एक्चुअली इंजाइम हैज़ ए पर्टिकुलर शेप इनटू विच सबस्ट्रेट फिट एग्जैक्टली। तो इंजाइम इस तरह शेप होता है जिस तरह एक जो है ना वो की में, लॉक में कहते हैं की नहीं फिट होती, इस तरह एक इंजाइम बिल्कुल उस ताले की तरह होता है और उसमें जगह होती है सबस्ट्रेट के लिए, ख़ास सबस्ट्रेट के लिए। तो वो सबस्ट्रेट फिर उसमें आके अटैच हो जाता है, जैसे ये था। और देखें इसी के मुताबिक आया सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट अब बन के अब जो है ना ये सबस्ट्रेट निकल गया, तो इंजाइम अपनी जगह पे वहीं का वहीं है। तो ये होता है लॉक एंड की मॉडल, ये है कि इसके मुताबिक जो है ना वो जो इंजाइम है उसकी स्पेसिफिक एक शेप है और सबस्ट्रेट के उसके अकॉर्डिंग एक शेप है, और सबस्ट्रेट उसमें आके जो है ना वो अटैच हो जाता है, उसके साथ बॉन्ड कर लेता है, तो फिर वो प्रोडक्ट में चेंज होके उसे सेपरेट हो जाता है और एंजाइम खुद जो है ना वो भी सेपरेट हो जाता है। अब इंजाइम्स को इस रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद कुछ चेंजिंग नहीं लाता अपने आप में, वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाता है और कहता है ठीक है, उसको अलग आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये इंजाइम रिएक्ट विद सबस्ट्रेट एंड चेंज द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में चेंज करता है बट इट सेल्फ नॉट चेंज, लेकिन खुद पे उसकी कोई तब्दीली नहीं आती, खुद वो वैसे का वैसे ही रहता है। इट रिमेंस अनअल्टर्ड, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इट गोज टूवर्ड न्यू रिएक्शन एंड अगेन परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो वो फिर ये उससे अलग होकर न्यू जो है ना रिएक्शन की तरफ चला जाता है। अब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है कि इंजाइम्स और सबस्ट्रेट मिले आपस में, उन्होंने एंजाइम जो है ना सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट बना और एंजाइम जो है ना वो रेडी है न्यू वार के लिए। आई एम सॉरी। अच्छा नेक्स्ट है जी एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट वो जगह होती है जहाँ पे इंजाइम्स जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बॉइंड करता है, इंजाइम्स की खास जगह होती है। द साइट वेयर द सबस्ट्रेट बॉइंड इन इंजाइम इज़ नोन एज एक्टिव साइट। के फॉर एग्जांपल ये हमने ऊपर डायग्राम देखी है ना, तो ये जो जगह है ना, ये देखें, ये जहाँ पे बॉइंड हो रहा है इसको कहते हैं एक्टिव साइट। कि द साइट ऑफ इंजाइम्स वेयर सबस्ट्रेट बॉइंड इन इंजाइम इज़ नोन एज एक्टिव साइट, उसको एक्टिव साइट कहते हैं। अब एक्टिव साइट जो है ना वो स्पेसिफिक शेप होती है उसकी। द इंजाइम इज़ लार्जर देन सबस्ट्रेट। तो इंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट से लार्जर होता है, क्योंकि वो देखें ऊपर जो बनी हुई है शेप, कि वो कैसे उसमें जो है ना वो इंजाइम जो है वो लार्जर है, सबस्ट्रेट छोटा सी चीज़ है। एक्टिव साइट जो इंजाइम्स के वो स्मॉलर देन इट्स
आफ्टर इट्स अदर बॉडी बल्क। तो जो बॉडी के जो बड़े बल्क हैं उनसे ये जो है एक्टिव साइट ये छोटी होती है। ओनली 3 to 12 अमाइनो एसिड्स में बी अरेंज इन एक्टिव साइट पोर्शन। तो 3 से जो 12 सिर्फ उसके होते हैं ना अमाइनो एसिड, जो प्रोटीन्स के अमाइनो ग्रुप्स, वो जो है ना वो एक्टिव साइट प्रो बनाते हैं। और ये एक्टिव साइट जो है ना स्पेसिफिक कॉइलिंग करते हैं और फोल्डिंग विद बिकम द रीजन ऑफ स्पेशल सिमेट्री या ज्योमेट्री, ताकि वो स्पेशल कोई शेप या ज्योमेट्री या कोई जगह बना सकें जहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच हो। तो पहले इनिशियल सबस्ट्रेट आया एंजाइम्स के साथ लगा, ठीक है, फिर एंजाइम्स 2, फिर जो है ना इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बना, फिर जो है एंजाइम 3 और फिर एंजाइम डी और फिर फाइनल प्रोडक्ट ये एंड पे बन गया। तो ये पूरा जो है ना वो बता रहा है। अब बाइंडिंग एंड कैटालिटिक प्लेसेस ऑफ एक्टिव साइट्स। तो एक्टिव साइट को भी अब आगे डिवाइड किया गया फर्दर। वन इज़ बाइंडिंग साइट एंड अदर इज़ कैटालिटिक साइट। तो एक बाइंडिंग साइट और दूसरी कैटालिटिक साइट है। अब बाइंडिंग साइट्स होल्ड प्रॉपर सबस्ट्रेट एंड फिट इट एज एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो बाइंडिंग साइट वो जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आके सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड होता है और वो ES कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। जबकि जो कैटालिटिक साइट है वो ट्रांसफर करती है सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। तो कैटालिटिक साइट जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रही है अब एंजाइम्स को जो है वो प्रोडक्ट में। तो ये दोनों में डिफरेंस है बाइंडिंग साइट और जो है वो एक्टिव साइट और कैटालिटिक साइट के। बाइंडिंग साइट बाइंड करने में हेल्प देती है एक्टिव साइट, और जो कैटालिटिक साइट है वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट है जी इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो दो मॉडल थे, एक लॉक एंड की मॉडल और दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक और की ऊपर हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक एंजाइम में स्पेसिफिक जो है वो जगह होती है। अब हम पढ़ेंगे ये। तो अकॉर्डिंग टू ई फिशर there is no modification or flexibility in the active site, so lock and key rule is applied here। तो फिशर ने कहा था कि क्योंकि कोई मॉडिफिकेशन या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है एक्टिव साइट में, रिजिड है, इस वजह से उसने लॉक एंड की मॉडल को अप्लाई किया था। ठीक है, ये फिशर का था लॉक एंड की मॉडल। बट 1959 लेकिन 1959 में एक अनदर हाइपोथेसिस आया अबाउट द एक्टिव साइट, जिसमें मिस्टर कोशलैंड ने प्रपोज की कि एक्टिव साइट कुड बी मॉडिफाइड एज द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट्स विद एंजाइम्स। तो वो कहता है कि एक्टिव साइट्स जो है वो मॉडिफाई हो सकती है, वो खुद को चेंज कर सकती है अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से। इन अदर वर्ड द स्लाइटली चेंज मे बी अकर इन एक्टिव साइट एंड इनेबल एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली। तो एंजाइम में वो कहता है कि फॉर एग्जांपल वो था कि ये जगह है, तो जब सबस्ट्रेट इसमें आके अटैच होगा तो ये खुद को थोड़ा मॉडिफाई करेगी ताकि इसको एंजाइम को सही से बाइंड के सबस्ट्रेट को सही से बाइंड कर सके। तो ये फिर जो है ना ये चीज़ जो है ना वो बड़ी चेंज किया इसने कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं है। अब जो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एक एंजाइम्स के जो है रेट ऑफ रिएक्शंस को, उसमें सबसे पहले आता है एंजाइम्स कंसंट्रेशन, फिर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, फिर पीएच, फिर टेम्परेचर। ये सारे जो है ना वो कुछ मेजर फैक्टर हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है, टेम्परेचर कैसा और पीएच। ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना वो एक एंजाइम्स के फंक्शन को अफेक्ट करती हैं। अब सबसे पहले देखते हैं एंजाइम्स कंसंट्रेशन। तो एंजाइम द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू एंजाइम्स कंसंट्रेशन, कि ये जो है ना रेट जो है वो एंजाइम्स की कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली जो है वो करता है, प्रोपोर्शनल है कि जितने ज़्यादा एंजाइम्स होंगे उसी तरह जो है ना वो रेट भी तेज़ होता जाएगा। इफ़ टेम्परेचर एंड पीएच रिमेन कांस्टेंट, जब टेम्परेचर और पीएच जो है वो कांस्टेंट रहें, एक ही रहें। इंक्रीज द एंजाइम्स मीन नंबर ऑफ एक्टिव साइट इज़ इंक्रीज। तो जितने ज़्यादा एंजाइम्स आएंगे बॉडी में होंगे उतने ज़्यादा, जाहिर सी बात है, रिएक्शन भी होंगे, उतने ज़्यादा सबस्ट्रेट को मौका मिलेगा अटैच होने का, तो उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। सबस्ट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एक्टिवली ड्यू टू अवेलेबल ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिव साइट्स। तो जब ज़्यादा एक्टिव साइट आपके पास मौजूद होंगी तो आप ज़्यादा जो है ना वो प्रोडक्ट बनेंगे, ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होंगे। दूसरे नंबर पे आता है जी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या कहते हैं कि एट constant enzymes concentration the rate of an enzyme's reaction increases with increasing
सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। तो जो रेट होता है एंजाइम्स के रिएक्शन का वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे जो सबस्ट्रेट जो है उनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। और अल्टीमेटली एक पॉइंट आता है कि जब फर्दर इंक्रीज सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आती, कि एक हद तक जो है ना वो, फॉर एग्जाम्पल 15 एंजाइम्स हैं तो आपको 15 ही सबस्ट्रेट चाहिए, ठीक है। तो जब 15 सबस्ट्रेट आपको मिल जाएंगे तो फर्दर जो है ना वो नो रिएक्शन, फर्दर फिर आगे रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि आपके पास मज़ीद एंजाइम्स नहीं है। तो एक कंसनट्रेशन तक, लेकिन जब तक कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली रिएक्शन एक हद तक इंक्रीज़ होता रहेगा। अब ये एक बताया हुआ है कि सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन देखें कि पहले जो है ना इंक्रीज़ हुई है तो एक्टिव सेंटर जो है ना ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड, अब सारे ऑक्यूपाइड हो गए, तो अब जो है ना वो एक मुद्दत के बाद रिएक्शन बराबर अब जा रहा है, अब उसमें कोई चेंज नहीं आ रही क्योंकि अब सारी एक्टिव साइड जो है ना वो ऑक्यूपाइड हो गई। थर्ड नंबर पे आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है एंजाइम्स को वर्क करने के लिए। तो एंजाइम्स को जो मैक्सिमम होती है एक्टिविटी वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, एक ख़ास टेम्परेचर जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जो इंसान की बॉडी का ह्यूमन है वो 37 सेल्सियस पे काम सही करता है, इसलिए इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अगर इससे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मोर इनफ देन इनफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, तो रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ हो जाएगा और इस स्टेज पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर एक से ज़्यादा, जब उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कोलिजन इंक्रीज़ हो जाएगी, इसकी वजह से एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है वो डी रप्चर हो जाएगा और एंजाइम्स डी नेचर हो जाएगा, उसकी असली नेचर चेंज हो जाएगी। In other words, due to extra collision, the structure of enzyme is disturbed and global protein D-shaped, thus inactive enzymes is called denature। तो जो inactive enzyme बन जाएगा, जो शेप चेंज हो जाएगी, उसको कहेंगे denatured enzymes हो जाएगा वो। ये वो कहता है कि देखें एक टाइम पे था कि वो बिल्कुल समझ लें ये 37 था तो यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रहा है, अब टेम्परेचर ऊपर गया तो ये डीनेचुरेशन स्टार्ट हो गया और जो है वो ख़त्म हो गया है उसका काम, जो ओरिजिनल था जो काम कर रहा था वो। अब पीएच का भी कुछ सेम ही है कि डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट पीएच पे काम करता है। को एवरी एंजाइम्स फंक्शन इफेक्टिवली ओवर ए पर्टिकुलर पीएच रेंज at constant temperature. When pH value is changed above or below, the rate of activity diminish। तो जब pH ऊपर नीचे होगी तो उसकी एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाती है एंजाइम्स की। अब पेप्सिन जो कैटालाइज करता है प्रोटीन, उसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है 2pH वाला। इसी तरह जो ट्रिप्सिन है वो कैटालाइज करता है प्रोटीन को, लेकिन उसको अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। तो ये होता है कि एक को चाहिए एसिडिक, एक को अल्कलाइन, इसी तरह बेसिक। तो ये डिपेंड करता है कि वो एंजाइम किस तरह का है और उसका क्या कुछ जो है ना वो रोल है। अब पीएच जो है ना वो चेंज करती है, लीड टू अल्टरेशन ऑफ एंजाइम्स शेप। तो पीएच जो है ना वो एंजाइम की शेप चेंज करते हैं, एंजाइम में बिकम डी नेचर इन नॉन सूटेबल पीएच। तो अगर पीएच जो है ना वो ऑप्टिमम नहीं है, नॉन सूटेबल है, तो वो फिर इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम। अब कुछ डिफरेंट जो है ना वो एंजाइम्स की पीएच दी गई है, जैसे पेप्सिन जो है ना वो 2 पे काम करता है, सक्रेज जो है वो 4.5 पे, इंटर इंट्रोकाइनेज करता है 5.50, सलाइवरी एमाइलेज 6.80, कैटालेज 7, और जो था काइमोट्रिप्सिन वो 7 to 8 करता है, पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो 9 पे, और आरजी नॉइज जो है वो 9.7 पे। तो ये कुछ हैं, ये कभी कभी शार्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू में आ जाते हैं, तो ये भी जो है नज़र देख लें और तैयार कर लें कौन एंजाइम किस जो है ना पीएच पे सही काम करता है। अब एक होते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब होता है जो किसी चीज़ को रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, या उसको वापस अगेंस्ट उसके काम करते हैं। तो एंजाइम्स के भी कुछ इनहिबिटर्स हैं। तो इनहिबिटर्स जो होते हैं, द स्मॉल मॉलिक्यूल विच फिट इनटू एक्टिव साइट on the other part of enzyme and reduce the rate of enzymes control reaction called inhibitors। तो इनका क्या काम होता है, ये भी सबस्ट्रेट की तरह होते हैं और कभी कभी जो है ना उसकी जगह आके लग जाते हैं एक्टिव साइट पे, और रिएक्शन को फिर रिड्यूस कर देते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी को, रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ये होते हैं इनहिबिटर। नाम से ज़रा एंजाइम्स इनहिबिटर के एंजाइम्स का जो हो रहा होता है प्रोसेस रिएक्शन, उसको ये कंट्रोल कर लेते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब एंजाइम्स इनहिबिटेशन होता है क्या, द रिडक्शन इन रेट ऑफ एंजाइम्स कंट्रोल रिएक्शन बाय पॉइजन और ड्रग केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटेशन।
कि कोई ड्रग वो कोई सबस्टेट होता नहीं है रियल में, ठीक है, उस सबस्टेट लाइक होता है लेकिन नॉट सबस्टेट। तो करता क्या है ये कि कोई पॉइजन या ड्रग होता है जो अटैच होकर एक एंजाइम की प्रोसेस को इनहिबिशन कर देता है। अब एंजाइम्स इनहिबिटर दो तरह के हैं, एक रिवर्सिबल है एक इरिवर्सिबल है। फिर आगे जो है ना रिवर्सिबल आगे दो तरह के, कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव, ठीक है। तो ये जो है ना फिर आगे इसकी हम कुछ डिटेल पढ़ते हैं। जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो होती है सबस्ट्रेट के लिए सिर्फ, लेकिन क्या होता है कि एक्टिव एंजाइम्स की जो साइट है वो ऑक्यूपाइड हो जाती है बाय अदर केमिकल, कुछ केमिकल जैसे पॉइजन है या ड्रग है। देन द रिएक्शन रेट इज़ सो मच डिस्टर्ब, तो इस वजह से जो है ना रिएक्शन का रेट बड़ा डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग थिंग ऑन सेंसिटिव प्लेस। तो कि कोई गलत चीज़ आके उसके साथ अटैच हो जाती है, कोई ड्रग या पॉइजन आई एम सॉरी, तो इस रीज़न की वजह से इनहिबिटेशन होती है। और ये पॉइजन या ड्रग क्या कर देता है, उसको इनहिबिटर हम कहते हैं। दो तरह के हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। अब जो इरिवर्सिबल होते हैं, those inhibitors when check the rate of reaction by occupying the active sites and destroying the structure of globulin यानी प्रोटीन का, उनको कहते हैं irreversible inhibitors form covalent bond on active site and block the site, ये साइट को ब्लॉक कर देते हैं जो irreversible होते हैं। कि those inhibitor which check the rate of reaction, जो rate of reaction चेक करते हैं by occupying the active site, एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करने के बाद, और फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं ग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर का, ताकि जो है ना उसको बिल्कुल वो वापस काबिल ही हो, रिवर्स होने के काबिल ही हो, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसको कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, वो परमानेंट उसको ब्लॉक कर देते हैं, परमानेंट ख़त्म कर देते हैं। जबकि जो दूसरे रिवर्सिबल हैं, इन दिस केस वीक लिंकेज आर फाउंड बिटवीन इंजाइम्स एंड इनहिबिटर्स, तो इस केस में जो है ना वो इंजाइम्स के दरमियान वीक लिंकेज बन जाता है, वीक, और सो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कैन बी न्यूट्रलाइज बाय इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। तो ये अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ किया जाए तो ये फिर जो है ना वो रिवर्सिबल हो जाते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में, कि रिवर्सिबल जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जबकि जो इरिवर्सिबल हैं वो एक्टिव साइट को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब केमिकल कंपेटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, समटाइम्स ए कंपाउंड हैज़ सम स्ट्रक्चर दैट ऑफ द नॉर्मल सबस्ट्रेट, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल सबस्ट्रेट की तरह होते हैं, ठीक है। दे आर सिमिलर कंपाउंड फिट इन एक्टिव साइट, वो एक्टिव साइट में फिट हो जाते हैं। इन दिस वे द एक्टिव साइट ऑनर सबस्ट्रेट लूज इन साइट, तो इस तरह क्या होता है कि वो जो तो होते हैं ना कंपेटिटिव, बिल्कुल कंपटीशन करते हैं, बिल्कुल जो है ना वो होते हैं सबस्ट्रेट की तरह, तो वो फिर सबस्ट्रेट की जगह आके अटैच हो जाते हैं और उसकी जगह फिर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इवन आई इनहिबिटर फिटिंग नो इंक्रीजिंग द रेट बट प्लेस इज ऑक्यूपाइड, तो वो रेट तो आगे ना रिएक्शन बढ़ाता है ना कुछ, लेकिन सिर्फ उसमें एडजस्ट हो जाता है। कभी कभी होता है ना कुछ चाबियाँ जो होती हैं वो लग तो जाती हैं लेकिन वो काम नहीं करती। सो इनहिबिटर इन कॉल्ड कम्पिटिटिव इनहिबिटर, इनको कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये देखें इसमें आप जो है ना वो पूरा आके अटैच हो गया है, तो इसी तरह जो है ना वो भी उसमें आके अटैच हो जाता है, तो वो लिंकेज बना लेता है ताकि वो रिएक्शन आगे मज़ीद प्रोसीड ना हो। अब कुछ होते हैं नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स, इन दिस टाइप इनहिबिटेशंस नो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी टू सबस्ट्रेट, तो इसमें क्या होता है कि अब कोई स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी नहीं है एंजाइम्स के साथ उसकी। सो इनहिबिटर डज नॉट फिट, वो एक्टिव साइड में फिट तो नहीं आते बट अटैच टू द पार्ट ऑफ एंजाइम, लेकिन वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं। इन दिस केस सबस्ट्रेट फिट इट्स ओन एक्टिव साइट्स इवन देन रिएक्शन रेट इज़ नॉट इंक्रीज, तो रिएक्शन तो नहीं आगे बढ़ता लेकिन जो है ना वो एंजाइम जो है वो आगे वो ऑक्यूपाई हो जाती है उनकी स्पेस। तो ये था सारा एंजाइम्स का रिएक्शन, ये कुछ मुश्किल वर्ड जो थे उनके मानी उर्दू में दिए गए हैं। तो वो वीडियो वॉच करें, अंडरस्टैंड करें, फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लिंक को शेयर कर दें। बाकी अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कैसा लगा रिएक्शन, कैसा लगा ये लेक्चर, ज़रूर बताइए।